Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delayed, let's get started. So हमारी फर्स्ट न्यूज है निजार केस से रिलेटेड. इंडिया कनाडा एक्सपेल्ड डिप्लोमेट्स. बेसिकली निजार हरप्रीत निजार जिनका केस जून 2023 का है. जून 2023 के टाइम पे निजार जी का मर्डर कर दिया गया था और उनके मर्डर के एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाए गए थे कि कुछ इंडिया के हाई ऑफिसर्स जो हैं वो उनके मर्डर में इन्वॉल्व है. निजार एक ब्रिटेन के सिख प्रीचर हैं. बेसिकली हुआ क्या है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के थोड़े से डिस्टेंस में, थोड़ा सा गैप है दोनों कंट्रीज के बीच में. ऐसा माना जाता है कि जो कनाडा है वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट कर रहा है. थोड़ा सा और मैं एक समराइज करती हूँ खालिस्तान को. बेसिकली जो इंडिया का पंजाब वाला रीजन है वहां पे एक कम्युनिटी है, वहां के कुछ लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंडिया से अलग होना है, अपनी एक अलग कंट्री बनाना है खालिस्तान नाम की. उनकी ये डिमांड चल रही है. सो उनकी डिमांड्स को ऐसा माना जाता है कि कई बार कनाडा उस डिमांड को प्रमोट करता है, उस डिमांड को कई बार बैकिंग प्रोवाइड करता है. इसी के चलते इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कई बार खराब होते हुए हमें नजर आए हैं. सो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जून 2023 में एक सिख प्रीचर निजार जी की हत्या कर दी गई और उसी के रिगार्डिंग जब पूरे सर्वे कंडक्ट करवाए गए, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया के कुछ डिप्लोमेट्स, इंडिया के हाई कमिश्नर जो है, जो कनाडा में स्टैब्लिश्ड है, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए. उनको माना गया कि वो उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इनके मर्डर के पीछे. सो ये एक तरह का बहुत ही मानहानि का केस है. एक तरह से जो कनाडा है वो हमारे हाईएस्ट ऑफिसर डिप्लोमेट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं मर्डर के. सो इसलिए हमने अपने डिप्लोमेट्स को वहां से वापस बुलवा लिया. साथ के साथ जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया में स्टैब्लिश थे उनको भी हाई कमिश्नर खाली करने के लिए बोल दिया. यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये न्यूज दोनों के रिलेशंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. बाकी टू द पॉइंट मिनट मिनट की न्यूज हमें ध्यान रखना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो हमने समझ लिया कि एक 2023 में निजार केस हुआ था जिसके अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट सामने आई. उसमें ऐसा देखा गया कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स है वो भी इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, मतलब कि उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, ऐसा कनाडा का मानना है. और इसी चीज को इंडिया ने अपने मानहानि के तरह से कंसीडर किया कि कनाडा हमारी मान को हानि पहुंचा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलवा लिया. ये तो बात हुई न्यूज की. अगर मैं इस चीज का थोड़ा सा एनालिसिस प्रोवाइड करूं तो ऐसा है कि कनाडा में रिसेंट टाइम पर इलेक्शंस होने वाले हैं. आने वाले समय में हमें इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं. सो जो वहां की करंट गवर्नमेंट है, ट्रूडू गवर्नमेंट, ऐसा देखा जा रहा है, सर्वेस देखे जा रहे हैं कि आने वाले समय में वापस से उनकी गवर्नमेंट बनने के चांसेस बहुत कम है. सो किसी भी तरीके से वहां की गवर्नमेंट नए नए मुद्दे पैदा कर रही है, नए नए इश्यूज सामने खड़े कर रही है कि वो जनता का सपोर्ट हासिल कर पाए. सो इसी रिगार्डिंग उसने ये एक नया मुद्दा सामने लाया है कि इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट है इनके मर्डर के केस में. इससे वो ऐसा सोच रहे कि उन्हें जनता की सिंपैथी मिलेगी, वो एक कनाडा को सेपरेट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, जिससे कि उनके वोट्स के वोटिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आने वाले समय में उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती हुई दिखेगी. एक और चीज बात रखने वाली, याद रखने वाली ये है कि जो अभी की गवर्नमेंट है, ट्रूडो गवर्नमेंट, वो इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर रही है. डिप्लोमेट्स वगैरह हटाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. ये डायरेक्ट सिंबल बता रहे हैं कि कोई कंट्री हमारे साथ रिलेशंस मेंटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है. सो ये एक तो चीज हुई कि ये इस गवर्नमेंट का ऐसा मानना है. आने वाले समय में इलेक्शंस होंगे, अगर नई गवर्नमेंट बन के आती है तो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में रिवाइवल होने के चांसेस हैं. दोनों के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, बट अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो चांसेस नहीं है कि अभी के समय में दोनों के रिलेशंस बेहतर होंगे. पहली चीज. दूसरा चीज हम ये भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में कनाडा होस्ट करेगा G7 की मीटिंग, उसमें इंडिया भी इनवाइटेड है. सो हम चूंकि कनाडा के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सो हम आने वाले समय में ये स्टैंड दिखाएंगे कि हम G7 की मीटिंग नहीं अटेंड करने वाले क्योंकि वो कनाडा में होस्ट होगी. सो इस आर्टिकल को मैंने
चारों तरफ से 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करके बताया कि किस तरह से एक न्यूज का कितना ज्यादा जियोपॉलिटिकल चीजें डिफाइन करने में इंपॉर्टेंस रहता है। आगे चलते हैं। September retail inflation at 9-month high of 5.5% as food prices rise at 9.2%। बेसिकली पहले हम इन्फ्लेशन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF किसी भी प्राइस, किसी भी कमोडिटी या गुड्स के प्राइस में जो राइज होता है उसे बोला जाता है इन्फ्लेशन। पढ़ते हैं। डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड encompassing a broad measure of overall prices increase for a specific goods and services। मतलब कि किसी भी गुड्स और सर्विस के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी राइज देखने को मिलता है उसे बोला जाता है इन्फ्लेशन। बेसिकली हम मंथ वाइज, ईयर वाइज दोनों तरह से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने से हमारे सामने डेटा सामने आते कि आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है, किस तरह से जो मार्केट है वो गवर्न होगा, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहनी चाहिए, आरबीआई का लोन देने के लिए क्या इंस्टेंस रहना चाहिए, क्या आरबीआई को अपने लोन सस्ते करने चाहिए, क्या महंगे करने चाहिए। इस चीज को थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे लेकर के समझाती हूँ। जैसे कि मार्केट में पैसा बहुत है, पैसा बहुत होने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत अधिक हो जाता है। अगर पैसा बहुत है तो आरबीआई का फर्ज बनता है कि आरबीआई मार्केट से पैसा वापस खींचे, तो इसलिए आरबीआई अपने लोन्स को महंगा कर देता है। सो इन्फ्लेशन से ही आरबीआई की पॉलिसीज भी गवर्न होती हैं, पहला चीज। दूसरा, अगर मार्केट में पैसा नहीं है, मतलब कि मार्केट में मंदी हुई छाई हुई है, सो आरबीआई क्या करेगा, पैसा डालेगा, मतलब कि आरबीआई अपने लोन्स को सस्ता कर देगा ताकि लोगों के हाथ में पैसा है, लोग खर्च करें, ताकि एक कंट्री की इकोनॉमी स्मूथ वे में चलती रहे। ये तो हुआ इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन दो तरीके के होते हैं, कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में हम फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरा, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम फूड और एनर्जी दोनों को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, दो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर लेवल पर, जो एंड कंज्यूमर रहता है, हम सब जैसे एंड कंज्यूमर है, कोई भी चीज हम परचेस करेंगे, मान लो मैं एक बिस्किट का पैकेट परचेस करके आऊंगी तो वह मैं अपने कंजप्शन के लिए लूंगी, तो उस लेवल पर जो इन्फ्लेशन का रेट देखा जाता है उसे बोला जाता है सीपीआई। इसका बेस ईयर है 2012। जनरली जो आरबीआई है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज जो भी बनाती है, जो बेंचमार्क रेट्स बनाती है, वो सीपीआई को ही कंसीडर करके बनाती है। डब्ल्यूपीआई की बात की जाए तो डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है 2017। इसे बदला गया है, पहले ये 2004-05 था, फिर 11-12 किया गया, बाद में इसे 2017 कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे हम होलसेल लेवल पर मेजर करते हैं। सर्विसेज तो होलसेल में नहीं मिलेंगी ना, सर्विसेज तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक ही पहुंचाई जाएंगी, इसलिए डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत वो सर्विसेज नहीं इंक्लूड की जाती है। इसी रिगार्डिंग आज की जो न्यूज आई है वो यही आई है कि जो इन्फ्लेशन है वो 9-month हाई पे चल रहा है, मतलब कि पहले मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं था, अभी मार्केट में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, दैट इज 5.5% के हिसाब से चल रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के इंडिया में इस इन्फ्लेशन को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है। आरबीआई ने अपना एक ब्रैकेट डिजाइन कर रखा है, दैट इज 2 to 6%, या यूं कह सकते हैं ±4%। 4% से 2% कम या 2% अधिक, अगर इस एम्बिट के अंतर्गत कोई भी इन्फ्लेशन रहता है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हेल्दी है, हम वो इन्फ्लेशन बेयर कर सकते हैं। अगर इस ब्रैकेट के बाहर या इस साइड इन्फ्लेशन जाता है वो हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्दी नहीं होता है। उस वक्त आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर ऐसे एक्शंस उठाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को उस ब्रैकेट के एम्बिट में लाया जा सके। अगली बात करते हैं, North Tamil Nadu set to get heavy rain till October 17, school holiday declared today। बेसिकली अभी जो मॉनसून चल रहा है वो रिट्रीटिंग मॉनसून है, मतलब कि मॉनसून का मतलब ही होता है रिवर्सल ऑफ द विंड्स। विंड्स क्या करती हैं,
जून जुलाई के मंथ के बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करती हैं। 3-4 महीने तक उनका फ्लो यही रहता है, पूरे इंडिया में रेनफॉल कर देती है सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट को छोड़ के। उसके बाद जब सन की पोजीशन चेंज होती है तब विंड्स भी अपने डायरेक्शन बदलती हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। सो जो ये वाली रिट्रीवल होता है इसे बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। और इस दौरान ही जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, बेसिकली तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश का सदर्न रीजन हो गया, केरल का ईस्टर्न पार्ट हो गया, इन सारे रीजन्स में इस वक्त मतलब कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में रेनफॉल देखने को मिलती है। इसे बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। अभी ये ऑब्जर्व किया गया, ये प्रेडिक्ट किया गया, जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर रीजन क्या होता है कि जैसे कि कहीं पे भी लो प्रेशर होता है तो वो रीजन अपने आसपास वाले इलाकों से एयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर वो रीजन अट्रैक्ट करेगा मतलब कि आसपास की जो हवाएं हैं वो उस रीजन में ज्यादा आएंगी। चूंकि बे ऑफ बंगाल एक सी बॉडी है तो वहां से वो अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर के आएंगी। मॉइस्चर लेके आने की वजह से देखा जाएगा कि जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहां पर हैवी रेनफॉल देखने के चांसेस है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर्म्स टास्क फोर्स टू चेक डिस्ट्रेस माइग्रेशन। बेसिकली उड़ीसा में देखा गया कि अभी माइग्रेशन डिस्ट्रेस में चल रहा है। इसी रिगार्डिंग उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है जो कि आने वाले समय में पूरा चीजें सर्वे आउट करेगी कि आखिर क्या चैलेंजेस है, क्या चीजें हैं जो कि माइग्रेंट्स के द्वारा फेस की जा रही है, क्या प्रॉब्लम्स है। द टास्क फोर्स विल थॉरोली एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स aiming to prevent distress migration and determine actionable solution। बेसिकली ये टास्क फोर्स जो है वो पहले चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेगी, उसके बाद रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करेगी आखिर क्या क्या सॉल्यूशंस उठाने चाहिए इस डिस्ट्रेस माइग्रेशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज पैडी प्रोक्योरमेंट इन पंजाब इज ऑन ट्रैक एश्योर्स यूनियन फूड मिनिस्ट्री। बेसिकली अगर हम फूड की बात करें, अभी का जो सीजन है ना वो खरीफ क्रॉप का सीजन है। मतलब कि खरीफ क्रॉप हम जून जुलाई के टाइम पे लगाते हैं और ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे उसकी कटाई हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोक्योरमेंट की। प्रोक्योरमेंट के टाइम पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है फूड क्रॉप्स को प्रोक्योर करने के लिए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है उस प्रोक्योर्ड क्रॉप को एंड डिस्ट्रीब्यूटर तक, एंड बेनिफिशियरी तक पहुंचाने के लिए। सो गवर्नमेंट यूनियन फूड मिनिस्ट्री ने बताया कि वो हर तरीके से प्रिपेयर्ड है। इस साल हमें ज्यादा प्रोक्योरमेंट देखने को मिल सकता है। सो उसने अपने जो भी गोडाउन्स है, जो भी स्टोरेज अरेंजमेंट्स है वो उन्होंने अपने बेहतर तरीके से बना लिए हैं। वो अच्छे तरीके से पैडी का जो भी क्रॉप हमारे पास आई है उसे प्रोक्योर करेंगे। नेक्स्ट वन इज मोस्ट आईसीसीज इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नॉट लीगल, विमेन्स कमीशन टू एचसी। बेसिकली एक रिसेंटली केरला में कुछ समय पहले केरला में एक कमेटी बनाई गई थी, हेमा कमेटी। उस कमेटी का काम था विमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना और गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना। इस कमेटी ने बताया कि जो इंडिया में एक एक्ट है दैट इज नोन एज पॉश एक्ट। पॉश एक्ट के कुछ प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक प्रोविजन है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना। कोई भी अगर एम्प्लॉयर है जहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बननी चाहिए जो कि वहां पे अगर कोई भी जो भी वहां पे काम करने वाले लोग हैं उनको अगर कोई भी चैलेंज हो रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस चैलेंज को उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में फाइल करें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। बट जो ये रिपोर्ट आई हमारे सामने, विमेन्स कमीशन ने जो हाई कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा कि जो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है वो भी लीगल तरीके से नहीं बनाई गई है, वो भी अपने प्रॉपर फंक्शनिंग करने में सक्सेसफुल नहीं रही है। मतलब कि जो मेन एम था कि जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है उनको इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सॉर्ट आउट किया जा सके और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सामने आए। सो ये सक्सेस होने में नाकामयाब रही है। पॉश एक्ट के बारे में देखा जाए तो ये 2013 में लाया गया था। इसका मेन काम ही था सेक्सुअल हैरेसमेंट जो कि विमेन के द्वारा वर्क प्लेस पर फेस किया जा रहा है उसे कम करना।
पॉश एक्ट ने डिफाइन किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट को। इसके अंतर्गत किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल एडवांसमेंट या किसी भी तरह का कोई भी, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो अगर कोई डिमांड कर रहा है आपसे इस तरह की, तो उन सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमने पॉश एक्ट बनाया हुआ था। पॉश एक्ट के कुछ प्रोविजन की बात की जाए, द एक्ट प्लेसेस अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयज टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हेड रहता है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया गया कि आप अपने वर्क प्लेस में ऐसी एक्टिविटीज को बंद करने की कोशिश करिए। इसलिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी बनाई गई थी और एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज को भी कोडिफाई किया गया था। साथ के साथ कंप्लेंट मैकेनिज्म बताया गया, पेनल्टीज बताई गई। ये सारे जो प्रोविजन है ये पॉश एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सेंटर इनवाइट्स मणिपुर एमएलए फॉर मीटिंग टुडे। बेसिकली कुछ समय पहले मणिपुर में थोड़ा सा अनरेस्ट टाइप का माहौल था। कुकी मेती ट्राइब के बीच में टशर्स चल रहे थे, वो लोग अटैक कर रहे थे, सिविलियंस को हार्म पहुंचा रहे थे। इसी रिगार्डिंग सेंटर ने मणिपुर के एमएलए को बुलाया है कि बैठ करके डिस्कशन किया जाए और जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है कुकी ट्राइब के लोगों के द्वारा या मेती ट्राइब के लोगों के द्वारा, उसे डिस्कशन के बाद सॉर्ट आउट किया जा सके। Next one is Om Birla stresses need for regulatory framework for technologies like AI. Recently, 149th Assembly of Inter-Parliamentary Union, बेसिकली IPU की एक मीटिंग अरेंज हुई, 149 समिट अरेंज हुई। उस दौरान जो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इंडिया के साइड से ये मीटिंग अटेंड की और उस मीटिंग में उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजीज का, साइंस का, एआई का समय है। सो हमें एंश्योर करना है कि जो ये टेक्नोलॉजीज है वो हमारे हिसाब से वर्क करे। मतलब कि जिस तरह से इन टेक्नोलॉजीज का इतना ज्यादा यूजफुल है, इतनी हेल्पफुल है, उतनी ही ह्यूमन की प्राइवेसी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए चैलेंज भी है। सो इसलिए हमें इस टेक्नोलॉजीज और एआई को यूज करने के पहले इस तरह से रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि वो ओपन और सिक्योर हो सके, हर किसी के लिए प्राइवेसी लोगों की मेंटेन रह सके। अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आईपीयू की बात करूं तो आईपीयू एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप है। इसे 1889 में बनाया गया था पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर बात किया जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन काम ये है कि पार्लियामेंट्री डायलॉग को प्रमोट करना। सारी जितनी भी वर्ल्ड पे पार्लियामेंट्रीज एंड डेमोक्रेसीज हैं, जितने भी कह सकते हैं ग्रुपिंग है, वो सारी आपस में कोलैब करके अच्छे से काम करें, बेहतर तरीके से वर्क करें ताकि वर्ल्ड में पीसफुली डेमोक्रेसी गवर्न की जा सके। नेक्स्ट वन इज इंडिया रशिया डिस्कस ट्रेनिंग ऑफ सेलर्स फॉर पोलर नेविगेशन डेवलपमेंट ऑफ ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स। बेसिकली रशिया हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया और रशिया ने दोनों ने एमओयू साइन कर रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखी है। दोनों कंट्रीज के जो नेविगेटर्स हैं उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि पोलार रीजन में, आर्कटिक रीजन में किस तरह से अपने कार्गोस को हैंडल करना है, किस तरह से उनको मेंटेन और मैनेज करके अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह बेहतर तरीके से ट्रांसफर करना है। बेसिकली पोलर नेविगेशन को लेकर के दोनों कंट्रीज के बीच में मेमोरेंडम साइन किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज जयशंकर टू विजिट पाकिस्तान टुडे फॉर एससीओ मीटिंग। मैंने इसे पिछली क्लास में बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है। एससीओ क्या है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारा क्या स्टैंड है। आने वाले समय में जो एससीओ की मीटिंग के मिनट्स आएंगे हमारे सामने, जो भी पॉइंटर्स आएंगे उसे हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, उसे टोटली बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी एससीओ की मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है। सारे जो हाई ऑफिसर्स है सब पाकिस्तान पर पहुंच चुके हैं। सो किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटी या किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए इस्लामाबाद को टोटली बंद किया गया है। नेक्स्ट वन इज कांग्रेस फ्लैग्स रिमूवल ऑफ वार्निंग फ्रॉम फोर्टिफाइड राइस पैकेट्स। बेसिकली इंडिया में एक चीज चलती है, मतलब कि हम अगर देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत आगे है।
इंडिया में माल न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सो हमने एक अपनी स्कीम चलाई, पोषण एक्ट। पोषण एक्ट के तहत हम जो भी लोग हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम फूड प्रोवाइड करते हैं। सो इसी के चलते हमने एक इनिशिएटिव लाया फोर्टिफिकेशन का। फोर्टिफिकेशन के तहत हम अपने ग्रेन्स में एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स को ऐड करते हैं, ताकि जो भी पर्सन के अंदर एनीमिया हो गया या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई, इन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए हमारे द्वारा ये अलग अलग राइस का फोर्टिफाई करके उनको प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज stubble burning on the rise in public and Haryana, Delhi's air quality dips। बेसिकली पंजाब वाले रीजन में मैंने इस टॉपिक को भी बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है कि जो ये वाला टाइम पीरियड चल रहा है ट्रांजिशन वाला, मतलब कि जो फार्मर्स हैं वो खरीफ क्रॉप से रबी क्रॉप की तरफ शिफ्ट होने की टाइम पीरियड में है। इस दौरान जो भी स्टबल, जो भी रेसिडुअल फार्मिंग रह जाती है, उसको फार्मर्स क्या कर देते हैं, जला देते हैं। सो जलाने की वजह से धुआं, पॉल्यूशन उठता है और ये सारा चीजें दिल्ली वाले रीजन में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, वहां की एयर क्वालिटी बहुत गिर जाती है। उसी रिगार्डिंग आया है कि स्टबल बर्निंग जो है पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में बढ़ती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट के साइड से कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए स्टबल बर्निंग बढ़ रही है, जिससे कि दिल्ली की एयर क्वालिटी ड्रिप होती हुई नजर आ रही है। Next one is Israel's brutality in Gaza, India's pin drop silence। बेसिकली इस एडिटोरियल में इंडिया के इंस्टेंट की थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया गया है। हम सब जानते हैं कि कुछ समय पहले इजराइल जब से बना है, हम टू नेशन थ्योरी की बात करते थे, मतलब कि जितना इंपॉर्टेंस हमने इजराइल को दिया था उतना ही इंपॉर्टेंस हम पैलेस्टीन को भी दिए थे। बट समय के साथ हमने अपना स्टैंड बदला, हम अब इजराइल की तरफ ज्यादा बढ़ चुके हैं। बट अगर आज का सिनेरियो की बात की जाए तो इजराइल को कहीं ना कहीं जो कंट्रीज है वो एक क्रिमिनल के नजर से देखती है, मतलब कि इजराइल जो एक्शंस उठा रहा है वो सही जस्टिफाइड एक्शंस नहीं है, वो एक तरह का जीनोसाइड टाइप का दिख रहा है कि इजराइल अपने एक्शन से, चाहे गाजा वाले रीजन में बोल लो, चाहे लेबनान वाले रीजन में बोल लो, इस तरह से अटैक कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ विमेन्स, चिल्ड्रंस और सिविलियंस, हर लोगों को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। लेकिन स्टिल इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि इंडिया के साइड से कोई भी एक्शन नहीं उठाया जा रहा है, ना इंडिया के ऑफिसर्स इस चीज को लेकर के कोई एक्शन उठा रहे, ना ही यहाँ की जनता। इतिहास गवाह है कि जब जब कुछ गलत होता है तो इंडिया की जनता अपने प्रोटेस्ट के थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू उस चीज को हाईलाइट करती है कि ये चीज गलत है। बट इजराइल के इशू में हालांकि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को लेकर के बैनिंग लगा रखी है, बट स्टिल कई बार बैन के बावजूद इंडिया के लोग सड़क पर आते हैं और अपनी आवाज, अपने व्यू पॉइंट्स को सामने रखते हैं। बट इजराइल के इशू में इंडिया बहुत पीछे है, इंडिया ने पिन ड्रॉप साइलेंस अपना रखा है, इंडिया कुछ भी नहीं कह रहा है, जबकि ये चीजें गलत है। इसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है कि इस तरह की पॉलिसी एक गलत मैसेज दे रही है, ये एक गलत चीज है, इंडिया को इस खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। भले ही इजराइल ने हमारी मदद की है, चाहे वो कारगिल वॉर वाला रीजन हो जाए, 1999 के टाइम पे पाकिस्तान से जब हमारा टशल चल रहा था, उस टाइम पे इजराइल ने हमारी मदद की। टेक्नोलॉजीज हो गए, डिफेंस हो गए, इन सारी चीजों में इंडिया और इजराइल के रिलेशन इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, टाइज बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही दूरियां हमारी पैलेस्टीन से बढ़ती जा रही है। हम गाजा वाले रीजन को, पैलेस्टीन में जो जीनोसाइड हो रहे हैं, उन सबको कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, कम आंक रहे हैं, जबकि जरूरत है कि हम उन्हें भी उतनी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग अ प्रॉपर सोशल सेफ्टी नेट फॉर द गिग वर्कर। बेसिकली रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो गिग वर्कर्स के लिए नया फ्रेमवर्क लाने की बात कर रही है। होता क्या है कि गिग वर्कर्स को ना, अभी लेबर लॉस को 2019-20 में अभी तक के लिए 29 सेंट्रल लेबर लॉस थे, उन सबको कोडिफाई करके 4 कोड्स के अंतर्गत रखा गया। वेजेस, सैलरी, सोशल एंड सिक्योरिटी, हेल्थ, 4 सेक्टर्स में उनको डिवाइड कर दिया गया। बट गिग वर्कर्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, गिग वर्कर्स को कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर का बता दिया गया।
इनफॉर्मल सेक्टर का बताने की वजह से जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन नहीं बन पाया। रिलेशन ना बनने की वजह से गिग वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। कहीं ना कहीं उनके 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 हिसाब से उनको बेनिफिट्स नहीं मिले, उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं इंश्योर हो पाई। इसलिए आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि गवर्नमेंट गिग वर्कर्स के लिए स्टेप उठाए। उनके बात की जा रही है कि आने वाले समय में उनके हेल्थ को लेकर के, उनके वर्किंग आवर्स को लेके, उनके वेजेस को लेकर के, साथ के साथ अगर कोई कंपनी, अगर कोई एम्प्लॉयर उन्हें टर्मिनेट करना चाहता है तो उसे पहले से 14 डेज प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी कि आपको इतने समय की उन्हें नोटिस देनी पड़ेगी और साथ के साथ रीजन भी बताना पड़ेगा कि आखिर आप उन्हें क्यों टर्मिनेट कर रहे हो। बेसिकली गिग वर्कर्स हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहे हैं। सो उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना, उनको भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम इस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ सेफगार्डिंग चिल्ड्रन। बेसिकली हुआ क्या कि केरला में एक केस सामने आया जिसके अंतर्गत एक 28 ईयर ओल्ड पर्सन जो है वो उसके फोन में रिकॉर्ड्स देखे गए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के। बट इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है, बट स्टिल उसमें उसने सेव कर रखा था, उसने कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाई नहीं थी, इसलिए वो लीगल एक्शंस के एम्बिट में नहीं आ पाया। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एड्रेस किया और कंसर्न दिखाया। उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म को ही चेंज कर दिया। उसने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अब बदल करके बोला जाएगा चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। इसके अंतर्गत सारे वीडियोस वगैरह, अगर कोई पर्सन किसी भी तरह से अपनी फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस रख रहा है तो उसको भी अब क्राइम के अंतर्गत उसके खिलाफ लीगल एक्शंस उठाए जाएंगे। बट इतना ही काफी नहीं है, अभी और भी एक्शंस रिक्वायर्ड है कि आप चाइल्ड का जो अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं या उसकी डिमांड जनरेट हो रही है चाइल्ड पॉर्न्स की, उसको एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को और भी ज्यादा एक्शंस उठाने चाहिए। गवर्नमेंट को प्रॉपर एक्शंस लाना चाहिए, एक्ट्स बनाने चाहिए। पिछली क्लास में मैंने आपको 2 PYQs दिए थे, उसके पूरे आंसर्स आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड किए गए हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन।